हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी और आईसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापार। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? अरब सौदागरों की। ये भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाज़ारों में लाते थे, जहाँ से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाज़ारों तक पहुँचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों को मुनाफा भी कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में समय अधिक लगता था और रास्ते में लुट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी अर्थात कर भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करते रहते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिसमें से ये सारी मुश्किलें ना हों। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पे? कालीकट पहुंचा था। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा और उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। इससे पुर्तगाली के व्यापारी और नाविक बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का भी प्रयास किया, परंतु ये सफल नहीं हुए। यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं कि 18वीं सदी में भारत के आने वाले रास्ते कौन कौन से थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश आयरलैंड से अगर ये भारत आएंगे तो इस मार्ग से घूम कर यहाँ आएंगे भारत। ये कलकत्ता था, ये बम्बे और ये मद्रास। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया और ये भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। इस तरह यूरोप के कई देशों ने भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारी कंपनियां स्थापित की गई। इनमें पुर्तगाल के अलावा हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी विदेशी प्रमुख कंपनी थी। पुर्तगाल जो सर्वप्रथम थे, फिर हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क। क्या क्या थे? हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क। इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन भी किया। ये कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। किसने दिया था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और कितने दिनों के लिए? 15 वर्षों के लिए। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर यूरोप में ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी कंपनियां नहीं थी। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारी कंपनियों के हित में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोरा आदि खरीदती थी। क्या क्या खरीदती थी? बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील और शोरा। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वाणिज्यवाद।
वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ जिसमें से किसी देश की संपदा का अंतजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। कि जाड़े के मौसम में भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। शोरा बारूद बनाने के काम आता था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदती थी। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत के कारीगरों और छोटे व्यापारियों को होता था। उनका सामान तैयार होने से पहले ही बिक जाया करता था और वो भी काफ़ी अच्छे दामों पर। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाजार जाती थी उससे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। इसलिए यह कंपनी हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दे। ज़्यादा मुनाफा कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच में हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। तो इनके बीच झगड़े किस वजह से होते थे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कौन कमाएगा तथा बाजार पर एकाधिकार मोनोपोली किसकी रहेगी। आजकल की व्यापारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करती है? तो इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। क्या? फैक्ट्री में। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से ना होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलाबंदी हो सके, जो दीवार से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। इन फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी जिन्हें यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा दक्ष होते थे। तो जो फैक्ट्री थी वो एक काइंड ऑफ गोडाउन थी। गोडाउन एक तरह से गोडाउन का काम करता था। गोदाम की तरह काम में लाया जाता था और उसमें सुरक्षा के लिए जैसे गार्ड्स रखे जाते हैं, सैनिक रखे जाते थे। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। 18वीं सदी के आरंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसी ने अन्य यूरोपीय कंपनी को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार के लिए स्थापित किए थे। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधा रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक और आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमजोर हो चुका था और उनकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। ये ताकतवर नहीं थे लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा इन कंपनियों ने उठाया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगह जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। किसने? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ पे? जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार। सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्राय इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियाँ थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फ्रांसीसियों ने कहा कि चंद्रनगर, बालासोर, पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पौंडीचेरी, वर्तमान पुदुचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों में संघर्ष आरंभ हुआ तो भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष शुरू हुई। यह शुरुआत दक्षिण कर्नाटक से हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। सन 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों को अनुशासन में हो तो उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण और वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए तो भारतीय सैनिकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती थी। तो ये घटना कब हुई थी? 1740 में। अब 10 साल बाद सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। अंग्रेज और बंगाल। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। वैसे ये मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अलीवर्दी खान ने यूरोप
यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। इसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। तो ये है सिराजुद्दौला की तस्वीर। बंगाल पर व्यापार से शासन तक। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। इस किले का नाम रखा फोर्ट विलियम। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गाँवों की जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये 3 गाँव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता। तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह फोर्ट विलियम की तस्वीर है। तो एक उन्होंने कंपनी ने क्या किया था कि 1696 में उन्होंने 1200 रुपया भुगतान करके 1200 रुपये का टैक्स देकर उन्होंने 3 गाँवों की ज़मींदारी ले ली। और ज़मींदारी उस टाइम पे क्या था कि जो गांव का टैक्स है वो लोग कलेक्ट कर सकते थे, जमा कर सकते थे। और ये 3 गांव कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता। कौन कौन से थे? गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता। 3 गाँवों के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थी। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम लोग इस पे पढ़ेंगे। कंपनी ने मुगल सम्राट फारुखसियार से 1717 में एक शाही फरमान प्राप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल सम्राट कौन था? फारुखसियार। उस टाइम पीरियड क्या था? 1717। उन्होंने एक शाही फरमान दिया और इस शाही फरमान में क्या था कि इसके अनुसार कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार की अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। और उस टाइम पे जो बंगाल था वो आज के बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर था। तो यहाँ पे कंपनी जो भी व्यापार करेगी उसके लिए सिर्फ उसे 3000 रुपये वार्षिक कर देना होगा और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई और उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी की विस्तार पर रोक लगा दी। कंपनी की अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाना होगा। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। उसने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट व्यक्तियों से साठगांठ करना शुरू किया और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। किसको? जो धोखेबाज थे। कौन कौन थे? एक थे अमीचंद और थे जगत सेठ और तीसरा था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। अंततः जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई। कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में हुआ। कहाँ हुआ? मुर्शिदाबाद के पास पलासी में। और इसमें क्या हुआ? निर्णय क्या हुआ कि नवाब की सेना हार गई। और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और सिराजुद्दौला की सैनिक की संख्या कितनी थी? 30,000 सैनिक थे। इसमें फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पलासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। इस जगह को यहाँ जाने वाले पलास के फूलों के कारण पलासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली में इस्तेमाल होता था। मतलब पलासी जो था एक फूल होता है, पलास फूल, उसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा था पलासी। पलासी युद्ध का एक यहाँ पे आपके इसमें एक चित्रांकन भी किया गया है कि कैसे अंग्रेजों की सैनिक सिराजुद्दौला के सैनिकों को मार दिया और युद्ध में हराने का काम किया। ये एक कासिम बाजार का चित्र है जो कि बहुत क्लियर नहीं है। 1 जनवरी 1759 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा उन्होंने? कब लिखा? 1 जनवरी 1759 को। उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट। किसने लिखा? क्लाइव ने। कहाँ से? इंडिया से लिखा। अंग्रेजी फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई है जिसमें कंपनी को एक बड़े ज़बरदस्त फायदे हुए हैं।
मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे की ज़बरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, जिससे वो अपने उस समय के धन और इलाकों को और बढ़ाने में सबसे पहले मौके से फ़ायदा उठा सके। 2 साल की मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी ही फिर आने वाला है। तो ये है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। तो बैटल ऑफ प्लासी को जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस मुनाफे के अलावा मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा। फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने इसका विरोध किया। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी। उसके पास तो पहले से ही 3 गांव की जमींदारी थी, अब उसको 3 नया मिला। क्या था? वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी। लेकिन दूसरे तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू किया जो कंपनी से मिले हुए थे। उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने फरमान कब दिया था? 1717, याद है ना? ये बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते रहे। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देसी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि ये लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारियों के बराबरी में व्यापार कर सके। 26 मार्च 1762 को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की। उसने लिखा, कलकत्ते से ढाका, कासिम बाजार और पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी, उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गाँव में गुमास्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पान आदि का व्यापार करते हैं और कंपनी की दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता है। तो यह है मीर कासिम। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। कितने हज़ार सैनिकों की? 40,000 की। और वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि बैटल ऑफ प्लासी में कितने हज़ार सैनिकों ने लड़ाई लड़ी? 30,000 सैनिकों ने। अपने सैनिकों के युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों की नियुक्ति किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की। आज भी मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दस्तक के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं बार बार। तो दस्तक क्या था? दस्तक यह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला लिया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वो अकेली कंपनी फौज का सामना नहीं कर सकती है, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिमी बिहार के साथ बक्सर नामक स्थान पर 1764 में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की फिर से हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। तो क्या था यहाँ पे? ये था तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि 1764 में जो लड़ाई हुई उसे बैटल ऑफ बक्सर कहा गया। इसमें भारतीय सेना जो हार गई और हार के बाद जो 3 सेना एक साथ लड़ रही थी, मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन्होंने तो क्या किया? 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता कर लिया, है ना। और इस समझौता का क्या था? इस समझौता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों जगह की दीवानी मिल गई। मतलब इन तीनों स्टेट्स में वो अपना टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे और फ्री ट्रेड भी कर सकते थे, मतलब मुफ्त व्यापार।
इस तरह कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो गई। 18वीं सदी के शुरुआत से ही कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे भारत से चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे इंग्लैंड में सोने और चांदी की कमी होने लगी थी एवं पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध होने लगा था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने भी कंपनी को किसी और विकल्प की तलाश करने का आदेश दिया था। बंगाल की दीवानी हासिल करना कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा। इससे होने वाले मुनाफे से यह भारत से सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज सकते थे और उन्हें चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रह गई। इस तरह अब बगैर अपना कोई पैसा लगाए यह भारत के लोगों से ही पैसा वसूल कर भारत का ही सामान सस्ते में खरीद कर यूरोप भेज सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। पलासी युद्ध के विजय के बाद अगर ये चाहते तो यहाँ के नवाब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शासन चलाने के पचड़े से बचकर उन्होंने व्यापार करना और धन कमाने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन बंगाल विजय के पश्चात ये भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। धीरे धीरे पूरे भारत के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास में लग गए। बंगाल के बाद कंपनी ने भारत के अन्य राज्यों पर कब्जा जमाने के लिए लड़ाई के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को अपनाया। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति से डरकर उनकी बातें मानने को तैयार हो गए। ऐसे राज्यों पर अपने नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायक संधि की। कौन सा संधि किया? सहायक संधि। इसके अंतर्गत ये सहायक संधि क्या था कि सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। किन्हें? भारतीय शासकों को देना पड़ता था। अगर कोई शासक खर्च की कमी की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। कौन था पहला शासक? हैदराबाद का निजाम। और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इन दोनों शासकों को अपने राज्य के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नजर रखती थी। उस राज्य का अगला राजा कौन होगा, किस किस को पद देना उचित होगा, आदि चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। कई राजाओं और नवाबों ने कंपनी की चालों को समझा और कंपनी के शासन को चुनौती देने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारी की। कंपनी भी ऐसे शासकों से बलपूर्वक निपटने के लिए तैयार थी। आइए कुछ ऐसे भारतीय शासकों के बारे में जानें जिन्होंने डटकर कंपनी का मुकाबला किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था। वहाँ हैदर अली 1761 से 1782 तक एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया। तो कौन था वो मैसूर राज्य का शासक? हैदर अली 1761 से 1782 तक, और उसके बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक। इन्होंने अंग्रेजों की चालाकी समझ ली। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। कौन सा तट? मालाबार तट। वहाँ पे किस चीज़ का व्यापार होता था? काली मिर्च और इलायची। कौन करता था? कंपनी। किसके नियंत्रण में था? मैसूर के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। किस किस पे? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उनकी मदद ली। उनके इस कदम से कंपनी और मैसूर में लड़ाई छिड़ गई। टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में एक लड़ाई हुई जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू के मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने वाडियार वंश के राजवंशों के हाथ में सौंप दिया और मैसूर राज्य के कुछ इलाके कंपनी ने हथिया लिया। वहाँ का नया राजा पूर्णतः कंपनी के अधीन हो गया, उसका गुलाम हो गया। कौन? वाडियार राजवंश के राजा, जो टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनाया। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में ये है टीपू सुल्तान की तस्वीर, और उसकी छोटी सी एक कहानी है। क्या है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुति से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। 1782 ईस्वी में सुल्तान बने टीपू के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गए। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उसने शेर को मार गिराया। इसके बाद से वे शेर ए मैसूर कहे जाने लगे। अब अंग्रेज और मराठों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। किसको? मैसूर के हराने के बाद। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु ये आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। किन में हाथों में थी? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। 4 इंपॉर्टेंट थे ना, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुखों की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों में मराठों को कमजोर कर दिया। अंततः 1817 से 19 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हुए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभाव अधीन हो गया।
कब हुई लड़ाई कि 1817 से 1819 के युद्ध में मराठे पूरी तरह पराजित हो गए और मराठों का क्षेत्र भी कंपनी के प्रभावाधीन हो गया। अब मराठों के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट कौन था? पंजाब। कंपनी और पंजाब। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की ओर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रंजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज के विस्तार को कंपनी ने रोक दिया, लेकिन इनके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित करने में असफल रही। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो जब रंजीत सिंह थे 1799 से 39 तक, तो उसके अंडर में कौन कौन से स्टेट थे? पंजाब, कश्मीर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश, ये सब पे रंजीत सिंह का शासन था। और रंजीत सिंह के जीते जी तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनके मरने के बाद 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब विलय नीति क्या थी? सीधे युद्धों के अलावा भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कंपनी ने अन्य बहाने भी ढूंढने शुरू किए। विलय नीति भी एक ऐसा ही बहाना था। इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता, तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 से 1856 ईस्वी के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए। तो क्या था विलय की नीति? कि अगर किसी राज्य के शासक का कोई अपना पुत्र नहीं होता था, तो राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और इस नीति के तहत 1848 से 1856 के बीच ने कई राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसमें से सबसे पहला जो था वो था सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब जगह थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लॉर्ड डलहौजी के समय में ब्रिटिश भारत का साम्राज्य कौन कौन सा था। कंपनी की हुकूमत की स्थापना। इस प्रकार 1856 के लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। कब तक? 1856 तक। जरा सोचिए, 1600 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारी कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण लेने में सफल रही। उसकी सफलता के कुछ कारणों को पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग कक्षा 7 में ही पढ़ चुके हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प कर अपने राज्य में विस्तार करना चाहता था। एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य एक एक कर आसानी से कंपनी के हाथों में पराजित हो गया। तो सबसे पहला कारण क्या था? कि इसमें क्या था? एकता का अभाव था। कंपनी की सेना के पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। भारतीय सैनिकों की तुलना में उसे नियमित रूप से अभ्यास कराया जाता था और भारतीय सैनिकों की तुलना में वो अधिक अनुशासित थी और उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। तो दूसरा कारण क्या था? कि उनके पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी और भारतीय सैनिकों की तुलना में वो नियमित रूप से अभ्यास करते थे और वो डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे और नियमित रूप से वेतन मिलता था। अपना लाभ सर्वोपरि। आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोगों के देश में व्यापार करने आई थी, किस प्रकार उसने यहाँ की आंतरिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ के आर्थिक संसाधनों से लाभ उठाते हुए इस देश का शासक बन बैठे। इस देश का शासक बनने के बाद इस देश की वस्तुओं के उत्पादन एवं उससे होने वाले मुनाफे को कंपनी अपने ज़रूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। सबसे पहले कंपनी भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल हो रही थी। फिर जब इंग्लैंड में कपड़े कारखाने लग गए, तो वहाँ का बना कपड़ा और दूसरा सामान भी भारत में बेचने लगे। भारत से वे कपास खरीद कर अपने देश के कारखानों को बेचती और ये भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर तक भेजती, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कॉफ़ी आदि। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती। यह सब किस प्रकार हो रहा था, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अंग्रेज अपने लाभ को सबसे पहले रखते थे और ये अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।